हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी में। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ। जो हमारा संघ है प्रोटोजोआ का वो है प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना और ये प्लाज्मोडियम, जितने भी जंतु हैं इनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे, या इनसे भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें हम उन सभी जितने भी जंतु हैं उनके एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और अपने इस वीडियो को आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे टोटल 30 एमसीक्यूज को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनने की संभावना जिनकी ज़्यादा अधिक होती है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और इसके मतलब जितने भी जंतु उनसे भी संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रोटोजोआ का शरीर जो होता है सामान्यतः किससे बना था। जो प्रोटोजोआ से वाले जीव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो प्रोटोजोआ, इसमें अगर देखते हैं प्रोटोजोआ को ही, तो प्रोटो का मतलब होता है प्राचीन या सबसे प्रथम जो होते हैं। जोआ का होता है कि जो सबसे प्राचीन जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं या सबसे प्रथम जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है, तो अनेक कोशिकाओं से बना होता है या फिर एक कोशिका से या ऊतकों से, अंगों से। तो इनका शरीर किससे बना होता है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा एक कोशिका से। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्रथम जीव माने जाते हैं प्रोटोजोआ जो हमारे होते हैं। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन था वो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जो ल्यूवेनहॉक हमारे हैं उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, प्रोटोजोआ किस जगत में रखे गए हैं। जो प्रोटोजोआ हैं वो किस जगत में रखे गए हैं, मोनेरा, प्लांटेनियम या प्रोटिस्टा या फिर फंगई। तो किस में रखे हैं, तो प्रोटोजोआ, जैसे एक वर्ड निकलता है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को हमेशा प्रोटिस्टा में रखा गया। इसके 3 वर्ड आगे के और इसके जगत के और जो संघ है इनके दोनों के मतलब एक ही वर्ड से बने हुए हैं। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। तो इसका आंसर रहेगा प्रोटिस्टा। मैं थोड़ा क्लियरिटी कर देती हूँ। इसका जो आंसर रहने वाला है वो है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है। जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो प्रोटिस्टा संघ हमारा है इसके अंदर जो जीव पाया जाता है अमीबा, अमीबा जो होता है वो किसके द्वारा गमन करता है। तो जो अमीबा गमन करता है सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, कोटपाद या फिर पंख। तो किसके द्वारा होता है, तो अमीबा जो गमन करता है वो फ्लैजिला के द्वारा गमन करता है। अमीबा किसके द्वारा करता है, तो फ्लैजिला के द्वारा गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो अमीबा होता है, अमीबा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अमीबा प्रोटियस। इसमें और भी क्वेश्चन हैं अमीबा के बारे में, तो उनको हम अभी देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन। अमीबा प्रोटियस है, ये मतलब एक सामान्य अमीबा है जो कि प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी राज्य हो, हर जगह पर अमीबा प्रोटियस की प्रजाति को देखा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन जनरली ये और पूछ लिया जाता है कि अमीबा जो जिसे हम दैत्य अमीबा कहते हैं वो कौन सा अमीबा, जो मतलब दिखने में सब सारी जितनी भी अमीबा की प्रजातियां हैं सबसे बड़ा अमीबा होता है। तो वो कौन, तो उसका नाम जो हमारा है कि जिसे दैत्य अमीबा कहते हैं उसका अमीबा पिलोमिक्सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दैत्य अमीबा किसे कहते हैं, तो अमीबा पिलोमिक्सा को। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि अमीबा पिलोमिक्सा को दैत्य अमीबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है। जिस तरह अमीबा में गमन देखा हमने कि कूटपाद के द्वारा होता है, तो इसमें देखा कि पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन जो अभी कराया मैंने, ये अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है, तो ये इसका गलत आंसर है। फ्लैजिला नहीं होगा, इसका होगा कूटपाद के द्वारा, जिसे हम कूटपाद को हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताएंगे, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा ये गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है, तो पैरामीशियम जो होता है हमारा, तो उसमें जो गमन होता है वो सीलिया के द्वारा होता है। पैरामीशियम कुछ चप्पल के आकार की संरचना होती है, उसमें बाहर की तरफ एकदम बारीक बारीक से लगे होते हैं, इस तरह कुछ
उसे हम सीलिया कहते हैं और इसी के द्वारा यह गमन करता है। जो पैरामीशियम होता है इसके नीचे की टाइप पास जहाँ नीचे होता है वहाँ गुच्छे की तरह लगे रहते हैं, उस गुच्छे को जो कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोग एक बार बताएंगे कि उसे क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग इसके बारे में बताएं। तो उसे पुच्छल गुच्छा या फिर कार्डेटक्ष कहते हैं। जो नीचे गुच्छा होता है उसे पुच्छल गुच्छा या फिर कार्डेटक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो पैरामीशियम होता है सामान्यतः क्या कहा जाता है? अभी मैंने बोला है पिछले क्वेश्चन में, आप लोग वहाँ से नोट करिएगा मेरी पॉइंट को कि अमीबा को क्या सॉरी पैरामीशियम को क्या कहते हैं। तो सिंपल तौर पर उसे कहते हैं स्लीपर एनिमल्क्यूल्स, मतलब ये चप्पल के आकार का होता है। जो अमीबा पैरामीशियम होता है वो चप्पल के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो अमीबा होते हैं, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं जल ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा फाइगोसाइटोसिस। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन जल ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोकोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है फाइगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? जो अमीबा होते हैं, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो इसके पाचन के लिए खाद्य रिक्तिकाएं इसमें पाई जाती हैं जिसमें अमीबा में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पराशरण नियमन कौन सी संरचना के द्वारा होता है? जो अमीबा होता है, अमीबा में पराशरण नियम किसके द्वारा होता है? तो इसके लिए तो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती जिसे हम संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, जो कि पराशरण नियमन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन प्रवेश करता है, पैरामीशियम में भोजन किसके द्वारा प्रवेश करता है? साइटोसोम, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिलम या फिर कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल द्वारा? बताइए किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो ये कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल्स जिसे हम संकुचनशील रिक्तिका या फिर जिसे हम भोजन प्रवेश करता है। तो ये फूड वैक्यूल्स होना चाहिए यहाँ पर कि फूड वैक्यूल्स के द्वारा वो प्रवेश करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में 2 प्रकार के नाभिक होते हैं। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो हमारा है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? तो जब हम इसके बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियस कौन से होते हैं, तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक हमारा होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है बड़ा वाला, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है हमारा एक कायिक जनन का कार्य करता है और एक जनन प्रक्रिया का कार्य करता है। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये कायिक अंगों का निर्माण करता है और ये जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में लैंगिक प्रक्रिया कहलाती है। जो पैरामीशियम होता है इसमें लैंगिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पैरामीशियम में जो जनन होता है वो 3 से 4 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, और जनन प्रजनन में जो होते हैं कई टाइप भी होते हैं, जैसे द्विविखंडन होता है, संयुग्मन होता है, स्वयुग्मन या कोशिका युग्मन या फिर अंतःमिश्रण। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 से 6 प्रकार के होते हैं। तो जो इसमें पूछा गया लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा संयुग्मन होता है। लेकिन दूसरी तरफ पूछ लिया कि अलैंगिक प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी द्विविखंडन होती है। लेकिन लैंगिक के बारे में पूछा गया इसलिए संयुग्मन होगा जिसमें कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगलीना में पोषण का प्रकार हो सकता है। जो युगलीना होता है, युगलीना में किस प्रकार का पोषण होता है? आप देख सकते हैं कि युगलीना हरे रंग का होता है, तो उसमें पोषण किस प्रकार का होता है? स्वपोषी होगा या फिर परपोषी होगा? तो ये दोनों प्रकार के होता है। अगर कोई भी है जो हरे रंग का है, जो पेड़ पौधों की तरह कार्य करता है, तो वो स्वपोषी ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिन भी जीवों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। लेकिन जब अगर उन्हें भोजन नहीं बनाना होता है तो वो परपोषी की तरह भी कार्य करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा स्वपोषी और परपोषी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगलीना में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है? जो युगलीना होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो पादपों में आप कॉमन सेंस लगाइए कि पादपों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक पाया जाएगा वो क्लोरोफिल पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसका कारण क्या है? प्रोटोजोआ से संबंधित रोग भी पूछे गए हैं, तो उसमें मलेरिया
रोग का कारक क्या है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआंस के द्वारा फैलता है, जो कि एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें दो होस्ट होते हैं, एक मनुष्य होता है, दूसरा हमारे मच्छर होते हैं, जो कि मच्छर में मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि प्लाज्मोडियम को एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का लैंगिक प्रजनन मुख्यतः किसमें होता है? जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें लैंगिक जनन किसके अंतर्गत होता है? मनुष्य में होता है या फिर मच्छर में होता है? तो लैंगिक जो प्रजनन होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर की बॉडी के अंदर होता है। जब स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो मनुष्य के अंदर होते हैं, जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद मच्छर के स्टमक में जाकर के स्पोरोजोइट्स जो हैं वो लैंगिक जनन करते हैं और गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मलेरिया का प्रमुख वाहक क्या है? मलेरिया को फैलाने वाले वाहक कौन से हैं? तो वो हमारे मादा एनाफिलीज मच्छर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है? अभी बताया मैंने कि जो लैंगिक प्रजनन होता है वो मच्छरों के अंदर होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो मनुष्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबियोसिस का प्रमुख कारण क्या है? आखिर ये अमीबियोसिस क्या है? तो अमीबियोसिस जो है वो एक प्रोटोजोआ रोग है। तो इसका मेनली कारण क्या है? तो ये किसके द्वारा होता है या कैसे होता है? तो अमीबियोसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। जो हमारा एक जीव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा अमीबियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मुख्यतः किस रोग से संबंधित है? पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक तरह से मैच होता है। आप देख सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मुख्यतः किस रोग से संबंधित है? तो अमीबियोसिस से है, जिसे हम अमीबिक पेचिस भी कहते हैं। इसका आंसर रहेगा अमीबिक पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डिया लैम्बिया किस रोग के कारण बन सकता है? जो गार्डिया लैम्बिया है वो किस रोग के कारण बनता है? मलेरिया, कालाजार या फिर स्लीपिंग सिकनेस या फिर गार्डियासिस। तो नाम से ही कुछ रोग ऐसे हैं जो नाम से ही पता चलते हैं। जैसे यहाँ गार्डिया लिखा तो यहाँ गार्डियसिस लिखा, तो इसका आंसर रहने वाला है गार्डियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोमा किस रोग से संबंधित है? जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो किस रोग से संबंधित? तो वो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग से संबंधित होता है। इसका आंसर रहेगा निद्रा रोग। जिसे फैलाने वाले जीव हैं वो है एक सीसी फ्लाई मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्मेनिया किस रोग का प्रमुख कारण? जो लिस्मेनिया होता है वो किस रोग का कारण है? वो है कालाजार का। इसका पूरा नाम है लिस्मेनिया डोनाबनी, जो कि लिस्मेनिया डोनाबनी कालाजार बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्मेनिया का प्रमुख वाहक है। जो लिस्मेनिया है वो किसका प्रमुख वाहक है? या लिस्मेनिया को फैलाने के लिए कौन सा इसका वाहक है? तो वो है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जिसे हम बालू मक्खी भी कहते हैं, ये लिस्मेनिया को फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ में अलैंगिक प्रजनन की सामान्य विधि है। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो वो होता है द्विविखंडन के द्वारा। द्विविखंडन की प्रक्रिया है जिसमें अलैंगिक प्रजनन, कोई भी जंतु हो प्रोटोजोआ के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अगर अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात किया जाए तो द्विविखंडन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुखंडन जिसे हम मल्टीपल फ्यूजन का उदाहरण देखते हैं तो किस में मिलता है? बहुविखंडन किस में मिलता है? प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, किस में मिलता है बहुविखंडन या मल्टीपल फ्यूजन? तो ये पैरामीशियम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ में पोषण की दृष्टि से यूग्लिना की विशेषता है। प्रोटोजोआ में जो पोषण की दृष्टि से देखते हैं तो यूग्लिना कैसा है? तो यूग्लिना एक तरह से देखा जाए तो मिक्सोट्रॉफिक पोषण है, क्योंकि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों है, तो उसको देखा जाए तो मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सो का जब हम तोड़ को देखते हैं तो मिक्स ट्रॉफिक का मतलब पोषण करने वाला, तो मिक्सोट्रॉफिक पोषण करने वाला यूग्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक परजीवी प्रोटोजोआंस है? जो हमारे ये प्रोटोजोआंस दिए हुए हैं प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा प्रोटियस या यूग्लिना, इसमें कौन सा परजीवी है? तो परजीवी के रूप में देखा जाए तो प्लाज्मोडियम है। जो दूसरों पर आश्रित होगा वह स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन जब पैरामीशियम, अमीबिया, अमीबा प्रोटियस या यूग्लिना, ये तीनों जो होते हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, इन्हें किसी की बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम जब हम यहीं पर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं
तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये परजीवी की तरह होता है, ये किसी की बॉडी की इसे ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसे दूसरे जीव की ज़रूरत होती है, जो कि दो होते हैं, एक हमारा मनुष्य होता है, दूसरा मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ का सही उदाहरण नहीं? प्रोटोजोआ का जो सही उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये तीनों जीव जो हैं वो प्रोटोजोआ से संबंधित, लेकिन स्पायरोगायरा जो है ये प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं, ये प्लांट के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एंड होते हैं, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन की बात की थी। कुछ पॉइंट्स भी हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा किसके द्वारा चलता है? तो कोटपाद के द्वारा चलता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। पैरामीशियम हमारा जो होता है वो सीलिया के द्वारा चलता है। यूग्लिना फ्लैजिलम के द्वारा चलता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो कौन सी बीमारी करता है? तो वो मलेरिया नामक बीमारी करता है। दूसरा है हमारा एंट अमीबा, तो एंट अमीबा अमीबियोसिस करता है। लिस्मेनिया कालाजार होता है। ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग हो जाता है। ये हमारे कुछ पॉइंट भी थे जो हमने देख लिया, और यहाँ से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। प्रोटोजोआ टॉपिक्स हमारा क्लियर होता है, और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते थे मैंने उतने करवाए। और अब इसका अगला टॉपिक, हम अगली जो टॉपिक है हमारी प्रोटोजोआ के बाद, वो हमारी रहने वाली हैं पोरीफेरा। क्योंकि हम टॉपिक वाइज करते हुए क्वेश्चन को ले चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और मैं इसे रेगुलर ना कराकर मैं 2 दिन का गैप लेकर के करवाऊंगी। जैसे मैंने आज ये वीडियो कराई तो कल और परसों में नहीं करवाऊंगी, फिर 1 दिन के बाद मैं करवाऊंगी वीडियो को। तो आप लोग लगे रहिएगा अपनी पढ़ाई को, और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे सब आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।